हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 5th इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड से स्टोरी माय एल्डर ब्रदर, और इस लेसन का ये है थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कराया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको ये पूरी स्टोरी आपको एक्सप्लेन किया था, और सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाया था। और मैंने लास्ट टाइम बोला था कि क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे हम लोग इसके थर्ड पार्ट में। तो इस थर्ड पार्ट में हम लोग टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर टोटल आप देख सकते हैं टोटल 9 पार्ट्स आपकी बुक के अंदर है। तो हम पहले इस पूरे पैसेज को रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग 1 बाय 1 इसके जो टोटल 9 पार्ट्स है सबके आंसर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस इंग्लिश की कोई भी वीडियो अगर आपने मिस कर दी है तो वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके क्लास 5th इंग्लिश की प्लेलिस्ट में। और इंग्लिश के अलावा मैथ्स, ईवीएस और हिंदी की वीडियो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मैंने उनके लिए भी स्पेशल डिफरेंट प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, तो चैप्टर वाइज वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे आपको ये पैसेज मेंशन किया गया है इसके अंदर, तो इस पैसेज को रीड करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसे नोट करोगे और ये पैसेज रीड करना है हमें, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ओलिवर वॉज ए 9-year-old बॉय। ही लिव्ड विद अदर होमलेस बॉयज इन अ orphanage. He was pale and thin as were the other boys living there. यानी इसके अंदर एक छोटे बच्चे की स्टोरी है जो कि 9-year-old एक लड़का है जिसका नाम ओलिवर है, और वो जो ओलिवर है और उसके जो बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो सबके सब यहाँ पे रहते हैं। और ये सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई घर नहीं है, इसलिए वो इस ऑर्फनेज यानी कि एक अनाथालय में रहते हैं। और उसके एक फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है, वो पेल और थिन है, और बाकी जो उसके साथ जो बच्चे रहते हैं वो सब के सब उसके जैसे ही हैं। दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड बट वर नेवर गिवन इनफ टू ईट। और ये पतले होने की वजह उनकी ये है कि ये सारे के सारे बच्चों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन खाना इनको उतने अच्छे से नहीं मिलता है। द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज मिस्टर बम्बल वॉज क्रूअल मैन। ही इल ट्रीटेड द बॉयज। यानी इस जो ऑर्फनेज का जो ऑनर है, एक तरह से कह सकते हो, वो ऑनर जिसका नाम है मिस्टर बम्बल, हाँ, वो क्या करता है, इन सारे बच्चों को ढंग से ट्रीट नहीं करता है, यानी कि इनको परेशान वगैरह करता है। और पहले ही मेंशन किया गया आपको कि इनको खाने पीने की जो चीज होती है वो प्रॉपरली इनको नहीं मिलती है, और इस वजह से इनका फिजिकल स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। द बॉयज वर ऑलवेज हंग्री। इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals a day, but each meal considered only of a bowl of water soup. अब देखो, वाटरी सूप का मतलब ये होता है कि उनको सूप तो दिया जाता है, भाई कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर उनको दिन में 3 बार खाना दिया जाता था, लेकिन तीनों बार खाना इस टाइप का होता था कि वो जो सूप उनको मिलता था उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर होता था, यानी कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू उसके अंदर नहीं होती थी, यानी सिर्फ और सिर्फ पानी पीने को मिलता था। उनका खाना उतना अच्छा नहीं होता था, खाना सिर्फ और सिर्फ पानी होता था, यानी कि खाने में जो क्वालिटी ऑफ फूड होता था उतना अच्छा नहीं मिलता था इन बच्चों को। दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, so it was decided by them to ask the master for more soup. और ये सब बच्चे ऐसे थे कि ये सब खाना खाते भी थे, यानी ये सूप पीते भी थे, तब भी ये भूखे रह जाते थे, इन लोगों का पेट नहीं भरता था, क्योंकि इनकी क्वांटिटी हो सकता है इनको उतनी प्रॉपर नहीं मिलती हो। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग फर्दर और महंगा करेंगे, जितना सूप इनको मिलता है उससे थोड़ा सा ज्यादा की डिमांड करेंगे ताकि इनका पेट भर जाए। बट हु वुड बेल द कैट? फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर। और ये जो काम है बोलने का, यानी इनका जो मास्टर है, यानी इनका जो ऑनर है मिस्टर बम्बल, उनको ये बोलेंगे कि हमें थोड़ा और सूप दे दो, हमें थोड़ा और खाने को दे दो, लेकिन सब लोग में से डिसाइड ये हो रहा था कि भाई इस बात को बोलेगा कौन। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जो ओलिवर, जिसके बारे में हम लोग इस स्टोरी के अंदर, इस पैसेज के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उस बच्चे डिसाइड हुआ कि ये बच्चा जाके बोलेगा। When all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal, the soup was served. और शाम को क्या होता है, वो सारे के सारे बच्चे असेंबल हो जाते हैं एक जगह पे, एक हॉल के अंदर। तो उनमें से जितने भी बच्चे होते हैं जहां पे सबको खाना दिया जाता है, जब इकट्ठे होता है तो सब वहां पे पहुंच जाते हैं। मतलब कहने का मतलब जब उनका डिनर का टाइम होता है तो सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं। इट सून डिसअपियर द बॉय विस्परिंग टू वन अनदर एंड
वन बॉय पुश्ड ऑलिवर अ लिटिल. ऑलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट stood up, walked up to the master with his bowl and spoon in his hand and said tremendously, please sir, I want more, some more. तो इसके बाद क्या होता है, कितने सारे जो बच्चे होते हैं उन सब बच्चों में से एक बच्चा जिसका नाम ऑलिवर होता है वो थोड़ी हिम्मत करता है, और हिम्मत करने के बाद जो उसके जो बाकी फ्रेंड होते हैं उसे थोड़ा सा पुश भी करते हैं, और वो थोड़ी हिम्मत करते हुए एफर्ट लगाते हुए आगे जाता है, और जो मास्टर होता है उसे जाकर के बोलता है कि मुझे थोड़ा सा और सूप दे दो, क्योंकि ये हो सकता है ये सारे के सारे जो बच्चे हैं उनसे डरते होंगे और कोई भी इस बात को नहीं बोल पाता था कि हमारा पेट नहीं भरता है. तो फिर उनमें से एक बच्चा जो ऑलिवर है वो थोड़ा सा गट्स फीलिंग उसके अंदर आती है और वो हिम्मत करता है और जाके बोलता है. तो छोटा सा एक पैसेज था जिसके अंदर आपने एक बच्चे के बारे में यानी ऑलिवर के बारे में थोड़ा सा जाना. अब आपके लिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये जो फर्स्ट पार्ट है यानी ये वाला क्वेश्चन पहले हम इसे करेंगे. क्वेश्चन है, व्हाई डिड ऑलिवर लिव इन द ओफनेज. तो ओफनेज के अंदर वो यहाँ पे क्यों रहता था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है. तो जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इन सबका कोई घर नहीं था, जितने भी बॉयज यहाँ रहते थे इन सबका घर नहीं था, यानी कि होमलेस थे. तो आप आंसर लिख सकते हो, द ऑलिवर लिव इन द orphanage because he had no home. यानी कि ऑफन जो बच्चे होते हैं वो एक तरह से उनके पेरेंट्स नहीं होते बच्चों, और जब उनके पेरेंट्स नहीं है तो उनका घर नहीं होता, और जब घर नहीं होता है तो इन बेचारों को ऐसे जगह पे यानी अनाथालय में रहना पड़ता है. तो आप ये अपने आंसर में लिख सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, हु वाज मिस्टर बम्बल. मिस्टर बम्बल कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है. तो इस स्टोरी के अंदर, ये जो पैसेज के अंदर स्टोरी आपने पढ़ा, तो आपको पता लगा द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज इज मिस्टर बम्बल. तो आप ये मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में कि ही वाज द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज. जो ऑर्फनेज है यानी अनाथालय है, इसका मालिक कौन था, तो मिस्टर बम्बल था. तो आप ये मेंशन कर सकते हो. यहां जो ही की जगह आप यहां पे उसका नाम भी लिख सकते हो, मिस्टर बम्बल. ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर सकते हो. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मील वर द बॉयज गिवन. जितने भी लड़के वहां रहते थे उसको भोजन में क्या मिलता था, उनको क्या मील मिलता था, ये आपसे पूछा जा रहा है. तो उनको अ बॉयल ऑफ वाटरी सूप, यानी कि एक कटोरी उनको सूप मिलती थी. और सूप भी क्या होता था, उसमें क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती थी. तो अब इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हो, दे वर गिवन ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप, यानी कि सिर्फ पानी वाला एक तरह से सूप दिया जाता था उनको, कोई खास चीजें खाने को उनको नहीं मिलती थी. उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड ऑलिवर से टू मिस्टर बम्बल. मिस्टर बम्बल को ऑलिवर ने क्या बोला था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. तो जैसे लास्ट लाइन पे हमने पैसेज में पहुंचे थे तो उसने बोला, प्लीज सर आई वांट सम मोर, कि मुझे थोड़ा सा और दे दो, क्योंकि ये सारे बच्चे ऐसे थे जिनका पेट नहीं भरता था. तो ऑलिवर ने थोड़ी हिम्मत करी थी और उसने बोला था मिस्टर बम्बल को कुछ इस तरह से कि मिस्टर जो बम्बल है उसे बोला कि ऑलिवर सेड टू मिस्टर बम्बल दैट ही वांट्स सम मोर सूप, कि उसे थोड़ा सा और सूप चाहिए. तो आप ये अपने आंसर में लिख सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए इसी सीरीज के अंदर, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ही ये फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, द बॉयज वर गिवन 3 मील अ डे, देन व्हाई वर दे ऑलवेज हंग्री. देखो उनको दिन में 3 बार खाना मिलता था, और 3 बार मिलने के बावजूद वो सब के सब जो बच्चे थे वो सब हंग्री रहते थे, यानी भूखे रहते थे. इसके पीछे रीजन क्या है, देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसके 3 आंसर्स आपको गिवन है, और आपको चूज करना है कि इनमें से बेस्ट आंसर कौन सा होगा. जैसे फर्स्ट में आपको बोला जा रहा है, बिकॉज द सूप दे वर गिवन वाज नेवर इनफ, यानी कि जो सूप उनको मिलता था वो बहुत कम क्वांटिटी में मिलता था, जिसकी वजह से उनका पेट नहीं भरता था. हाँ भाई, मुझे तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग सेकंड और थर्ड ऑप्शन को रीड करेंगे. बिकॉज दे वर्क वेरी हार्ड ऑल द डे लॉन्ग, कि पूरे दिन भर वो काम करते रहते थे इसलिए उनका पेट नहीं भरता. नहीं, ये कोई लॉजिकल आंसर नहीं हुआ, क्योंकि उनको खाना ही नहीं मिल रहा तो फिर पेट कहां से भरेगा. फर्स्ट मुझे सही लग रहा है, सेकंड तो नहीं लग रहा. अब थर्ड को देखते हैं, बिकॉज द ओल्डर बॉय ड्रंक अप देयर सूप. जो ओल्डर बॉय है वो क्या करते थे, उनका सूप पी जाते थे. ऐसी कुछ बात थी नहीं स्टोरी के अंदर. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो आप ऐसे टिक भी लगा सकते हो, और इसके अलावा आप अपने आंसर में मेंशन भी कर सकते हो पूरा फर्स्ट वाला ऑप्शन लिख करके. द में आंसर लिख सकते हो, बिकॉज द सूप दे वर गिवन वाज नेवर इनफ, यानी जो सूप उनको मिलता था वो क्वांटिटी उतनी इनफ नहीं थी, इतनी प्रॉपर नहीं थी कि उनका पेट भर सके. इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, ये इसके अंदर यानी क्वेश्चन नंबर 10 का 6 पार्ट. फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज
अब देखो इस पूरे पैसेज के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि आपको जो ये वर्ड गिवन है वेरी हंग्री के लिए एक वर्ड पिक करना है और ब्रैकेट में मेंशन किया गया पैरा सेकंड, यानी कि सेकंड पैराग्राफ में से आपको ये पिक करना है। उसके बाद थर्ड में आपको बोला जा रहा है टू वेनिश जो वर्ड है इसके लिए आपको पिक करना है एक वर्ड, ताकि ये जो जिस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकें। तो इसको दोबारा भी रीड कर सकते हो आप और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हो। तो 6 क्वेश्चन के आंसर को अगर लिखवाना, यानी उनको वेरी हंग्री को अब एक वर्ड यूज किया गया स्टार्विंग मीन्स होता है कि भी एक इनफ क्वांटिटी बनी, यानी कि खाली पेट, एक तरह से कह सकते हो पेट ना भरना, यानी कि आप ये कह सकते हो वेरी हंग्री। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो सेकंड वर्ड था आपके इसके अंदर एक वर्ड था टू वेनिश की मीनिंग इसके अंदर अगर थर्ड वाले इसमें देखोगे तो वेनिश का मीनिंग यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि डिसअपियर हो जाना, यानी खत्म हो जाना। ठीक है, तो इस तरह से आप 6 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसका 7th पार्ट, और 7th पार्ट में आपको बोला जा रहा है ऑल द बॉयज असेंबल इन द कोल्ड स्टोन हॉल, हियर द वर्ड असेंबल्ड मीन्स। अब देखो ये सारे के सारे बच्चे जिस हॉल में इनको डिनर मिलता था, यानी जो सूप मिलता था, उस हॉल में ही सब बच्चे इकट्ठे होते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है कि ये जो वर्ड है आपका असेंबल्ड, इसकी मीनिंग क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी ये सब क्या होते थे, इकट्ठे होते थे। तो इकट्ठा होने के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो। 3 ऑप्शंस आपको गिवन है। मूव्ड अवे, नहीं, अवे थोड़ी जाते थे, तो आते थे, पास आते थे, दूर थोड़ी जाते थे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड आपको बोला जा रहा है कि कलेक्टेड, इकट्ठा होना, हाँ ये मुझे ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन और गिवन है वर्क टुगेदर, नहीं ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है कलेक्टेड, ये आप इसके अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस अपने ऑप्शन में ऐसे आंसर लिख करके भी लिख सकते हो इस तरह से, या फिर इसमें भी टिक लगा सकते हो। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है इसका 8th पार्ट, चलो इसे भी रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द वर्ड असेंबल्ड रिमूव द लास्ट 2 letters and 1 letter to make a word which means at a time at the school when the whole school gather। देखो स्कूल के अंदर सबसे पहले फर्स्ट पीरियड से पहले आपके स्कूल में एक एक्टिविटी होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबली बोलते हैं। ठीक है, तो यहां जो असेंबल्ड जो वर्ड है, असेंबल्ड वर्ड है, इसके लास्ट 2 लेटर यानी ई और डी को आप रिमूव कर दोगे। उसके बाद आपको इसको एक लेटर क्रिएट करना है, और जिसमें यहाँ ब्लैंक स्पेस गिवन है, यहां अगर मैं वाई लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, असेंबली हो जाएगा। ठीक है, तो बस असेंबली ही लिखना था हमें। तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि एक न्यू वर्ड क्रिएट करना था, ईडी को हटा करके आप असेंबली लिख सकते हो अपने आंसर में। और फाइनली लास्ट में आपसे बोला गया कि गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, यानी ये जो पैसेज आपने रीड करा, इस पैसेज का एक टाइटल आपको देना है। तो टाइटल तो आप दे सकते हो, बहुत इजी सा है, ओलिवर इन ऑर्फनेज, यानी जो ओलिवर एक बच्चा है वो कहाँ रहता है, ऑर्फनेज यानी अनाथालय में रहता है। तो ये उसके नाम से ये टाइटल स्टोरी का आप दे सकते हो। तो इस तरीके से जो 10th क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो पूरा 10th क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने 9 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जैसे आपने ये 10th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया कॉम्प्रीहेंशन वाला, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो कि आपको दिख रहा होगा आपकी बुक के अंदर, लेट्स राइट टॉपिक के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है। ओवरऑल ये हमारा 11 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको बोला जा रहा है टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज, कि लर्न की मीनिंग हमें क्या है, लर्न की मीनिंग होता है कि कुछ नॉलेज वगैरह गेन करना। नेक्स्ट आगे बोला जा रहा है टू टीच मीन्स टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन। और टू टीच का मीनिंग ये हुआ है कि किसी चीज को एक्सप्लेन करना, उसे समझाना। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड की आपको मीनिंग गिवन है। अब क्वेश्चन ये है आपके लिए कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न। यहां पे आपको ना बहुत सारे वर्ड्स आपको गिवन है, यानी लर्न और टीच दोनों वर्ड के आपको इसके डिफरेंट आपको फॉर्म गिवन है। और क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे 6 पार्ट है, और यहाँ पे आपको उनको चूज करके फिल करना है ताकि ये जो सेंटेंस है कंप्लीट हो जाए और मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट हो। जैसे फर्स्ट देखो, फर्स्ट में विल यू डैश मी चेस, तो चेस के बारे में आप किसी को क्या बोल सकते हो, सिखाने के लिए बोल सकते हो। तो आप आंसर लिख सकते हो विल यू टीच मी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो विल यू टीच मी चेस, क्या मुझे चेस खेलना सिखा सकते हो क्या। तो आप ये किसी से पूछते हो तो आप ये वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, ये जो वर्ड यहाँ पे है इसी को कॉपी करके आपको यहाँ लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा डैश क्लास 8। तो अब मिस्टर शर्मा सपोज कर लो कोई टीचर है और वो क्या करते हैं, क्लास 8 को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से सेंटेंस में लिख सकते हैं टीचेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टीचेस वर्ड लिख दूंगा ये, और ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है
द स्टूडेंट्स हैव डैश अबाउट रोड सेफ्टी। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रोड सेफ्टी के बारे में क्या सीखा होगा, कुछ ना कुछ जाना होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा, यानी कि लर्न वर्ड जो है उसी का फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अपने इस आंसर के अंदर, यानी कि थर्ड का जो ब्लैंक स्पेस आपको गिवन है, इस ब्लैंक स्पेस में आप लर्न लिख सकते हो ताकि ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो स्पेस आपको गिवन है तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग आपने लिख देनी है। ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां से कॉपी किया और यहां लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, माई सिस्टर हैज डैश मी हाउ टू राइड अ हॉर्स। जो आपकी सिस्टर है उसने आपको हॉर्स राइडिंग सिखा दिया होगा, है ना, आप ये बोल सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो टॉट। ठीक है, यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है तो यहां पे टॉट वर्ड यूज कर सकते हो। देखो ये रहा ये वर्ड। ठीक है, यहां से आप यहां लिख सकते हो। नेक्स्ट फिफ्थ, आई हैव डैश सम ऑफ कस्टम ऑफ इंडिया। कि अब यहां पे जो डैश है, आई हैव डैश, डैश की जगह लर्न, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा तो आप लिख सकते हो आई हैव लर्न सम ऑफ द कस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया के जो कस्टम्स है ये मैंने कुछ कुछ कस्टम को सीख लिया है। उसके बाद फाइनली लास्ट सिक्स पार्ट, आई डैश हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 year old। यानी कि आपने सीखा होगा तो आप यहां पे कह सकते हो लर्न हो जाएगा और करेक्ट फॉर्म पास्ट टेंस में लिखना है तो ईडी और लगा देंगे। हम लिख सकते हैं आई लर्न हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 year old। यानी कि जब आप 4 year old थे तभी आपने साइकिल चलाना सीख लिया था। तो इस तरीके से आपने क्या किया, यहां से वर्ड को पिक किया और यहां कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हो। तो जैसे अब यहां पे देखो मैंने क्या किया, यहां पे इनसे जो टीच और लर्न की जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसे यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। इतना ही काम करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर लेट्स राइट के अंदर जो सेकंड टॉपिक है ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, जो कि हम सीरियल ऑर्डर में इसके आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। चलो इसे भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है। चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। अभी जो पैराग्राफ आपको गिवन है यहां पे अगर आप ध्यान से देखो ब्लैंक स्पेस गिवन है और ब्लैंक स्पेस के बाद आपको 2 वर्ड्स गिवन है जिसमें से आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड चूज करना है और इसे कंप्लीट कर लेना है। चलो पढ़ते जाते हैं, इसे कंप्लीट भी साथ के साथ करते जाते हैं। ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल डैश गैदर इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस। अब देखो यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो वाज तो हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सिंगुलर तो है नहीं, यहाँ पे प्लूरल है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, वर लिख सकते हो। ठीक है, अगर एक सिंगल बच्चा होता तो वाज लिखते हैं, अदरवाइज हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, वर लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। दे डैश गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस। अब देखो दे मीन्स हो गया क्या, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप कहोगे सर ये प्लूरल है। इट मीन्स यहां पे हम क्या करेंगे कि वर यूज कर लेंगे यहां पे, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, वाज यूज नहीं कर सकते। द बस डैश एंड दे डैश फॉर द स्टेडियम। तो जो बस है वो क्या होगी, आई होगी, आई होगी यानी कि अराइव भी गिवन है आपको, अराइव्ड भी गिवन है, यानी कि पास्ट टेंस में बात हो रही है तो यहां पे आप क्या करोगे, अराइव्ड वर्ड यूज कर लोगे। प्रेजेंट टेंस की तो बात हो ही नहीं रही है तो इसलिए मैं यहां पे क्या करूंगा, अराइव्ड वर्ड लिख लूंगा। एंड दे डैश फॉर द स्टेडियम, और उसके बाद क्या होगा कि वो स्टेडियम के लिए निकल गई होगी यानी कि लेफ्ट हो गई होगी, तो मैं लेफ्ट वर्ड जो है पास्ट टेंस वाला जो है इसे यूज कर लूंगा और इसे कंप्लीट कर लूंगा। द रनर वर डैश टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो रनर वगैरह हैं यानी जो एथलीट हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उन लोगों ने क्या होगा, अपनी पोजीशंस ले ली होगी, जो भी स्टार्टिंग पोजीशंस हैं उन्होंने ले ली होगी। तो टेकिंग और टेकन इन दोनों वर्ड में से करेक्ट फॉर्म क्या होगा, टेकन होगा, तो मैं यहां टेकन लिख के इसे सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता हूं। द रनर्स डैश टुक और टेक देयर पोजीशन। अब जो जितने भी एथलीट्स हैं यानी कि जो रनर हैं उन लोगों की अगर बात करें तो इन्होंने पास्ट टेंस की बात हो रही है तो उन्होंने अपनी पोजीशन लेने के बाद पोजीशंस ली होगी, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो आए होंगे। तो यहाँ टेक की जगह बेटर वर्ड क्या होगा, टुक होगा, तो मैं यहाँ टुक लिख दूंगा। सर, अब जो सर है वो कुछ कहते हैं, सर डैश द विशल। अब जो सर है उन्होंने सीटी बजाई होगी, तो ब्लो के मीन्स होता है प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ ब्लू BLEW ब्लू अगर मैं लिखूंगा तो करेक्ट फॉर्म हो जाएगा और सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो जाएगा। वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल डैश फास्ट एंड डैश फर्स्ट। अब हम अपने स्कूल की बात करें कि हमारे स्कूल में एक बच्चा है जो कि सबसे तेज दौड़ता है। ठीक है, तो और उस कंपटीशन में उसने क्या किया होगा, तेज दौड़ा होगा, तो रन आएगा, रेन आएगा। तो जब RAN जो है ये पास्ट टेंस वाला फॉर्म है, तो ये अगर हम यूज करेंगे तो करेक्ट सेंटेंस हमारा
क्रिएट हो जाएंगे। एंड उसके बाद उसने क्या किया, फर्स्ट आया होगा, फर्स्ट यानी फर्स्ट पोजीशन आया होगा, तो कम की जगह केम लिखेंगे तो बेटर है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। तो मैं लिखूंगा वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल रन फास्ट एंड केम फर्स्ट, वो तेज दौड़ा था और उसके बाद वो फर्स्ट आ गया था। एवरीवन डैश देयर बेस्ट एंड आवर स्कूल डैश द ट्रॉफी। अब देखो जितने भी लोग थे उन लोगों ने क्या किया, अच्छे से पार्टिसिपेट किया होगा। डू की जगह डिड लिखूंगा तो फार बेटर मेरा सेंटेंस होगा, तो मैं डिड लिख लेता हूं यहाँ पे। और जब आपके सब लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, सबने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया होगा, तो स्कूल ने क्या होगा, जीता होगा। विन तो देखो प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन पास्ट टेंस में लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वॉन लिखूंगा। ठीक है, विन वॉन दोनों का मतलब जीतना होता है, बट वॉन पास्ट टेंस में यूज करते हैं, विन प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। एवरीवन डैश, सबने एवरीवन डैश जॉयस, तो सबने क्या किया, फील किया होगा, फेल्ट किया होगा, फेल किया होगा, तो सबको सर जो पास्ट टेंस वाला है वो यूज करेंगे। तो यहां पे जो फेल्ट वर्ड है इसे हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो FELT लिखोगे फेल्ट, और आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यानी कि इस पैसेज के अंदर आपने क्या किया, सब जगह मोस्टली आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपने पास्ट टेंस यूज करके पूरे पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिया। आपको ऑप्शंस गिवन थे, आपने उस ऑप्शन में से करेक्ट वर्ड यूज करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो जैसे आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद लेट्स राइट के अंदर थर्ड क्वेश्चन जो है ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहले इन सेंटेंस को रीड करेंगे और उसके बाद फर्दर जैसे बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। तो पहले इनको रीड कर लेते हैं। भैया हैज बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years, कि जो भैया है वो इस सेम क्लास में 2 साल से पढ़ रहे हैं। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहां पे यूज किया जा रहा है वर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, मुन्ना वाज फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। जो मुन्ना है मॉर्निंग से यानी कि सुबह के टाइम से उसने अभी तक क्या कर रहा है, वो जो पतंग है उसे उड़ा रहा है। तो यहां ब्रैकेट में मेंशन किया गया फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट टिल प्रेजेंट, यानी कि सिंस का यूज पता है कब होता है, जब कंटिन्यूसली आप कोई काम कर रहे हो और स्टार्टिंग से करते आ रहे हो, यानी कि आप मॉर्निंग में 7 o'clock से लेकर के इवनिंग में 5 o'clock तक, यानी कि अभी तक वो काम कंटिन्यू में करने लग रहे हो, तब सिंस का यूज होता है। ठीक है, ये आपको समझाया जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और बाकी जैसे जो वर्ड है फोर मीन्स होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात की जा रही है। तो जैसे कोई 2 hour, 3 hour, 5 day, 10 day, 10 year, 5 year, ठीक है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाएगी इसके अंदर। तो दोनों वर्ड को हमें करेक्टली यूज करना होगा। और क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग फॉर और सिंस। इस क्वेश्चन के अंदर जो सेंटेंसेस हमें गिवन है उसमें हमें फॉर और सिंस इन दोनों वर्ड को यूज करके आपको इसे कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट है आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस डैश आई वॉज अ बेबी, यानी कि इस घर में, जिस घर में आप रहते हो उस घर में आप कब से रह रहे हो, जब से आप बेबी थे, यानी जब आप छोटे बच्चे थे तब से अब रह रहे हो, यानी कि अभी भी रह रहे हो। तो यहां पे क्या करोगे, वर्ड यूज करोगे सिंस। ठीक है, सिंस के यहाँ पे क्या करेक्ट वर्ड है, यानी कि बाय बोर्न, जब आप बेबी थे, बेबी से लेके अभी तक रह रहे हो, तो यहाँ पे कंटिन्यू हो, अभी भी रह रहे हो, तो सिंस वर्ड यूज कर लोगे। दिस बिग जार हैज बीन इन अवर फैमिली डैश मेनी ईयर, कि ये जो जार है, आपके घर में कोई जार होगा, सामान वामान किचन वगैरह में कोई बिग जार होगा आपके घर के अंदर, उसके बारे में बोला जा रहा है कि आपकी फैमिली में काफी सालों से है। यानी कि आपको ये याद नहीं है कि कौन सी ईयर से लेके कौन से, बट ये पर्टिकुलर मालूम है कि बहुत सालों से रखा हुआ है, कि फॉर मेनी ईयर्स, 10 year, 11 year, 15 year, कितने भी साल हो सकते हैं, लेकिन काफी टाइम से है। तो अब यहाँ पे वर्ड यूज करोगे फॉर, क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम है कब से लेके अभी तक है, ऐसा तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है काफी टाइम से है, तो हम ये वर्ड यूज कर लेंगे यहाँ पे फॉर। थर्ड देखो, अब द ओल्ड बनियन ट्री इन द विलेज हैज बीन ट्री डैश द लास्ट 200 years। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 200 years के बारे में तो बताया जा रहा है, लेकिन ये 200 year का इनिशियल पॉइंट क्या है, कब से लेके अब 200 year, 200 साल हुए, इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, ये पता है पीरियड ऑफ टाइम के बारे में है, तो पीरियड ऑफ टाइम के बारे में जब इन्फॉर्मेशन हो तो वहां पे हम क्या करेंगे, फॉर यूज कर लेंगे और इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। और फाइनली लास्ट है nobody has been him dash yesterday, कि nobody has seen him dash yesterday, यानी कल से उसे किसी ने देखा नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कल की बात की जा रही है, yesterday की बात की जा रही है। तो यहां पे हम वर्ड यूज कर सकते हैं सिंस, यानी कि यहां पे
इनिशियल टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन है, सीन वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो आप सेंटेंस लिख सकते हो, नोबडी हैज सीन हिम सिंस यस्टरडे, यानी कि कल से उसे किसी ने अभी तक देखा नहीं है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फाइनली लास्ट है आपके लिए प्रोजेक्ट वर्ड। आपको ये A4 साइज वगैरह में करना होगा, जिसके अंदर क्वेश्चन में जैसे ये बच्चे 4 बच्चे बैठे हुए हैं और पिक्चर देख के भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि चूज अ स्टोरी दैट यू लाइक, कि आपको कोई भी एक स्टोरी पिक करनी है। आप अपनी क्लास का भी ले सकते हैं, किसी और क्लास का भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी स्टोरी जो आपने सुन रखी हो। इन ग्रुप ऑफ 4 राइट डाउन डायलॉग्स फॉर द स्टोरी एंड मेक इट इनटू अ शॉर्ट प्ले। यू मे देन प्रेजेंट इट इन द क्लासरूम। इसके अंदर 4 बच्चों का 4 स्टूडेंट्स मिलकर के ग्रुप क्रिएट करेंगे, और ग्रुप क्रिएट करने के बाद आपको ये ग्रुप वर्क करना है, जिसके अंदर ये जो 4 बच्चे मिलकर के आपको डायलॉग्स लिखना है किसी भी स्टोरी का, और उसके बाद एक शॉर्ट प्ले आप परफॉर्म भी कर सकते हो अपने स्कूल के अंदर। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर एक एक्टिविटी है, जैसे MDP होता है आपका, CC होता है, उन सब में आप एक्टिविटी करते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको एक एक्टिविटी करनी है, जिसके अंदर 4 बच्चों के लिए एक प्ले आपको डिजाइन करना है किसी भी स्टोरी के बेस्ड पर, ठीक है। और वो आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, जो कि स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं इसके आंसर के रूप में, कि आप एक टाइटल दे, कोई भी एक टाइटल स्टोरी का आपको हो सकता है। सपोज कर लो कि जैसे द लॉस्ट ट्रेजर, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ये थोड़ी सी बड़ी स्टोरी है, मतलब आप यहां भी देख सकते हैं इसके डायलॉग्स, और उसके बाद यहां देख सकते हैं। आप चाहो तो कोई छोटी स्टोरी भी ले सकते हो। तो सबसे पहले आप उस स्टोरी का टाइटल लिख दोगे। टाइटल लिखने के बाद उसमें जितने भी कैरेक्टर होंगे, देखो 4 बच्चों का मिलकर के 4 स्टूडेंट मिलकर ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो उनके 4 कैरेक्टर्स होंगे। जैसे फर्स्ट कैरेक्टर है इसके अंदर सैम, सेकंड कैरेक्टर है इसके अंदर कैप्टन जैक, और उसके बाद थर्ड कैरेक्टर मैक्स है सेकंड कैरेक्टर, और थर्ड कैरेक्टर है आपका कैप्टन जैक, और उसके बाद जो फोर्थ कैरेक्टर होगा पैरेट पीट, तो ये इसका 4th कैरेक्टर हो गया। और इस बेसिस में ये स्टोरी है, जहां पे क्या है कि इनके डायलॉग्स लिखे हुए, जो कि आप स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट सीन है, तो फर्स्ट सीन में इनके बीच में क्या क्या बातचीत हुई, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में क्या हो रहा है, वो सारी बातचीत मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और फाइनली लास्ट में जब आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप डी एंड लिख दोगे, यानी कि आपने क्या किया, एक स्टोरी को प्ले की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और बीच में जो जो एक्टिविटी हो रही है उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए ब्रैकेट में आप इस तरह से लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपके जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी ये जो एक्टिविटी वाला है 14 क्वेश्चन, इसे आप कंप्लीट कर सकते हो अपने ग्रुप में। स्टोरी का टाइटल जैसे मैंने लिया द लास्ट ट्रेजर, तो आप इसकी जगह कोई और भी स्टोरी ले सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि उसमें 4 कैरेक्टर होना चाहिए और शॉर्ट हो, ज्यादा लंबा लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आया, नहीं आया, कोई डाउट है तो वो सब आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छी लगी है तो अच्छी लिख करके कमेंट कर देना, बुरी लगी तो बुरी लिख करके कमेंट कर देना, पर कमेंट करके मुझे जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लेके आऊं, ठीक है। अगर कोई डाउट है या फिर आप चाहते हो नेक्स्ट कोई और वीडियो देखना, तो आप कमेंट में या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी बता सकते हो कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक का, किस चैप्टर का, किस सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है। तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी मेरा है मिस्टर कृष्णा शाह, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।